Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. So आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ with a very important topic that is agriculture in India and types. Yes, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या है एग्रीकल्चर के अंदर और इसके टाइप्स क्या हैं। आप सबको पता है कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो बेसिकली हमारे किसानों के द्वारा हमारे फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना एग्रीकल्चर, ये बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे। एक है आपका एग्री प्लस कल्चर। कल्चर बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना भी होगा। सेरिकल्चर, ओके, आपका पिसी कल्चर, ओके, एक्वा कल्चर। तो वैसे ही अगर आप अनाज की खेती करते हो तो वो आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। ऐसा जो है स्टूडेंट्स को फीलिंग आती थी, बट आज ये बताऊंगी कि रियलिटी में इसका मतलब क्या है। जो ये वर्ड एग्री है ना, इस वर्ड को हमने लिया हुआ है इस वर्ड से, दैट इज AGERE। ठीक है, इसका मतलब होता है सॉइल। ओके, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सॉइल, ये इसका रूट वर्ड है। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो अगर आप किसी चीज़ का कल्टीवेशन सॉइल पे करते हैं, मिट्टी पे करते हैं, तो उस प्रकार के कल्टीवेशन को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। लाइक आपने सुना होगा सेरीकल्चर, सिल्क का कल्टीवेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका सेरीकल्चर, है ना। पिसी कल्चर, फिशेस का, मछलियों का अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो वो होता है फिशी कल्चर, सॉरी फिशी कल्चर। फिर एक एक्वा कल्चर, अगर आप वाटर के थ्रू किसी किसी चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हो तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एक्वा कल्चर। खैर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप खेती करते हो, कल्टीवेशन करते हो यूजिंग सॉइल, विद द हेल्प ऑफ सॉइल, सो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसीलिए भारत में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है भारत की जीडीपी में भी। हमने देखा भी था, कोविड-19 जब हुआ था ड्यूरिंग पैंडमिक, एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसने भारत की जो जो मतलब कि ये था जीडीपी, इसको कहीं ना कहीं बचा के रखा था। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। आपको पता होगा कि 4 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी। तो जो प्राइमरी है, जो बेसिक है, जहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलता है, वो होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और यही एग्रीकल्चर है जो मोस्ट ऑफ द जो फूड है जो हम लोग खाते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। और एग्रीकल्चर ये अभी का प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत पुरानी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश के अंदर, है ना। ये बात आप जानते होंगे। तो चलिए आगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं एग्रीकल्चर की जब बात आई तो क्रॉप्स को ना बोलें तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या करता है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्रॉप्स के बारे में भी हल्का फुल्का जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे इंडिया में 3 तरीके का बेसिकली जो है क्रॉपिंग सीजन है। ओके, पर मैं उससे पहले एक बात बता दूं, ये जो क्रॉपिंग सीजन है ना, ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया के लिए वैलिड है। अब पूछिए क्यों नॉर्थ इंडिया के लिए वैलिड है, साउथ के लिए क्यों नहीं। बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है, दैट इज़ योर साउथ इंडिया, वहाँ पे आपको एक ही क्लाइमेट है ना, एक ही जो वहाँ पे सिंगल प्रकार का मौसम वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सो आप जानते होंगे कि वहाँ पे प्लस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। प्लस वहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज वाला फिनोमेना भी होता है कोई कोस्टल क्षेत्र में। और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। सो दैट इज़ वाई हम लोग का जो क्रॉपिंग सीजन है ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के लिए ज़्यादा वैलिड है कंपेयर टू सदर्न इंडिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए हुआ क्या है कि क्रॉपिंग सीजन को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले का नाम है खरीफ सीजन, सेकेंड इज योर रबी सीजन एंड नेक्स्ट इज योर ज़याद सीजन। ठीक है, तो देखिए जो खरीफ सीजन है इसमें क्या होता है वो जानेंगे, और उसके बाद बाकी जो है कौन 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 से चीज़ों को कल्टीवेट किया जा रहा है ये जानेंगे। खरीफ का जो मौसम होता है, ठीक है, ये बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जून से सितंबर में जो है ये घूम रहा है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है आप समझिए, ये बेसिकली मानसून में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जून में इंडिया में मानसून जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो खरीफ बेसिकली मानसून सीज़न भी हम लोग क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे पानी की जो यूज़ है बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो जून से सितंबर का मौसम जो है वो खरीफ क्रॉप्स का होता है। आप जानते हैं जहाँ पानी की बात आई तो राइस को लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो राइस होता है आपके नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार और तूर होता है। सदर्न स्टेट्स के अंदर भी हम लोग को राइस मिलेगा, मेज मिलेगा, रागी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने जितने लोगों का हीमोग्लोबिन कम है वो रागी खाएं, बिकॉज रागी से हम लोगों को हीमोग्लोबिन मतलब कि रागी के अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अच्छा होगा कि आप लोग जो है रागी का यूज़ करें। जवार हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तो ये सब सदर्न स्टेट्स के आपके क्या है क्रॉप्स हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, ये रागी था, ये रबी है, ओके। ये रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर जो है सीजन में इसको बोआ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में विंटर स्टार्ट हो जाता है, और जब होली आती है, होली मार्च में आती है, तब इसकी कटाई वगैरह होती है, लाइक आफ्टर मार्च की कटाई होती है, ठीक है। तो RB से याद रखना, RW से रबी, विंटर में हम लोग बोते हैं। तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर वीट है, ग्राम है, रेप सीड है, मस्टर्ड और बार्ली को बोते हैं। एंड जब हम बात करते हैं सदर्न स्टेट्स की, तो हम वहाँ पे राइस भी बोते हैं इस मौसम में, बिकॉज आप देख रहे होंगे जैसे मैंने पहले बताया कि सदर्न स्टेट में एज सच इस पैटर्न को नहीं उतना फॉलो करते हैं। बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, सदर्न इंडिया में कभी कभी आपको बता दूं मैं कि वंस इन अ ईयर आप जो है तो ट्वाइस और थ्राइस एक फसल को उगा सकते हैं, ये फैसिलिटी होती है। तभी आप देखिए जो राइस है ना, वो आप देख रहे होंगे खरीफ के अंदर भी है यहाँ पे सदन में, रबी के अंदर भी है और जायद के अंदर भी। जो मेज़ है वो भी आपका देखिए खरीफ और रबी के अंदर है और रागी के अंदर भी है, और ग्राउंडनट भी और जवार भी। सो बात वही है, ओके, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, और प्लस वहाँ पे टेम्परेचर जो है, जो उसका क्लाइमेट है और जो सीज़न है, वो ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग एक ही जैसे होते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल क्रॉप को ट्वाइस या थ्राइस वहाँ पे बो सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जायद पे, ये बहुत ही शॉर्ट सीज़न होता है, समर में होता है, बहुत ही छोटा सा सीज़न होता है ये फसल का। तो अप्रैल से जून तक होता है। इसमें बेसिकली ना वाटर वाले जो प्लांट्स जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, या फिर जो 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 क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। वाटर का मतलब होता है कि ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स जिसके अंदर नेचुरली जो है पानी पाया जाता है, लाइक वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, वो जायद क्रॉप के अंदर आता है। आपका खीरा हो गया, खीरा, ककड़ी, ओके, ये सारी चीज़ें तो वेजिटेबल फ्रूट्स और फॉडर आपका जायद क्रॉप्स है। और आप देखोगे कि सदर्न इंडिया में भी हम लोग राइस को बो रहे हैं, वेजिटेबल्स को, पाउडर को बो रहे हैं। सो दिस वॉज अ स्मॉल और यू कैन से अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यू नो वॉट, that Unacademy has launched new batches starting from today itself. At Unacademy, you will get 1 year batches for UPSC CSC for 2022 attempt. ठीक है, Unacademy schedules your classes and makes a disciplined timetable to follow starting from 1st September 2021, मतलब आज से कुछ दिन बाद, ठीक है, टिल योर मेंस 2022 एग्जामिनेशन। मतलब आप जो है मेंस अगर जो है वो दोगे तब तक आप फ्री रहोगे, बिकॉज हमारी तरफ से अनअकैडमी आपको एक डिसिप्लिन टाइम टेबल देगा। अच्छा, दिस विल इंक्लूड, अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा दिस विल इंक्लूड कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस एज वेल एज रिविजन, बिकॉज जो रिविजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सिमिलरली Unacademy starts new batches for 2023 एस्पिरेंट, जो आपका ऑब्वियस बात है 2 साल का होगा। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आप देख रहे होंगे कि पूरी टाइमलाइन हमने दे रखी है, 1 सितंबर से 1 मार्च तक हम क्या करेंगे, एवरीथिंग हैज़ बिन गिवन ओवर हेयर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। अच्छा, ऑल दिस कम्स विद द रेज योर हैंड फीचर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपको डाउट है, ओके, ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन आस्क योर डाउट ऑन द स्पॉट एंड गेट द डाउट
क्लियर। देखो यहाँ पे दिया हुआ ये एक स्पेशल फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं रेज हैंड। आपको कोई डाउट है आप उसी टाइम पूछो और तुरंत अपने डाउट को क्लियर करो, ठीक है। इट इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन, ठीक है। अच्छा, ये सारी फैसिलिटी उठाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट। जितनी फ़ी है उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू आर यूजिंग द कोड अर्पिता 10 ARPITA अर्पिता 10, ठीक है, ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब टुडे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। ऑन दिस नोट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हरी अप गाइस, टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अवेल योर सेल्फ ऑफ द ऑफर। आइए अब हम लोग जाते हैं एग्रीकल्चर के टाइप्स पे। मैंने क्रॉप्स बता दिया क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग जाते हैं एग्रीकल्चर के टाइप्स पे। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं और एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग है, जो आपका एग्रीकल्चर का टाइप्स है वो बेसिकली मैंने 3 टाइप को ही लिया है बिकॉज एनसीईआरटी भी 3 टाइप को फॉलो करती है, ठीक है। तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस वन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो कॉमन, इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। अच्छा, ये तो इसका एक नाम हो गया। इसको कई नामों से बुलाया जाता है अलग अलग स्टेट्स में, तो पहले वही जान लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन वहीं से बनता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव सब्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग इन नागालैंड, इन झारखंड, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले यही तो हम लोग यही जानते हैं। तो इसको जो है आप कहते हो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। बट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हो जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया, तो वहाँ पे आप इसको झूमिंग बोलते हो। झूमिंग कल्टीवेशन बड़ा फेमस है, बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप मणिपुर में गए हो तो आप इसको बोलोगे पामलू, बड़ा ही प्यारा सा नाम है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए हो तो आप इसको दीपा बोलोगे। अगर आप अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पहुँच गए हो तब भी आप इसको दीपा बोलोगे। तो आप देख रहे होगे काम है एक ही बट नाम अनेक है, ठीक है। तो इसलिए नाम इसका जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ना क्या बुलाते हैं, बेवार और धैया भी बुलाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप आंध्र प्रदेश जा रहे हो तो इसको पोडू और पेंडा बुलाना। अगर आप ओडिशा जा रहे हो तो आपके पास है नाम इसके लिए पामा डाबी और कोमन और ब्रिंगा, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स में गए हो तो इसको कुमारी बुलाइएगा, ठीक है। अगर आप साउथ ईस्टर्न राजस्थान में गए हैं तो इसको वालरे या फिर वाल्टरे बुलाइएगा। अगर आप हिमालयन बेल्ट के अंदर हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ में, तो आप इसको खील बुलाएंगे। अगर आप झारखंड में गए हैं तो आपका पूर्वा बुलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके अनेकों नाम हैं, काम एक ही है नाम अनेक है। सो दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे झूमिंग आता है, बड़े ही सवाल पूछ जाते हैं। ये तो था हमारे देश के बारे में। अगर आप चले गए हैं मैक्सिको में तो आप इसको मिलाप बुलाइएगा। अगर आप सेंट्रल अमेरिका में गए हैं तब भी आप इसको मिलाप बुलाइएगा। अगर आप वेनेजुला में गए हैं तो इसको कॉनोको बुलाइएगा। अगर आप गए हैं ब्राज़ील में तो इसको रोका बुलाइएगा। अगर आप सेंट्रल अफ्रीका में गए हैं तो मासोल बुलाइएगा। अगर इंडोनेशिया में गए हैं तो लडांग बुलाइएगा। वियतनाम में गए हैं तो रे बुलाइएगा, ठीक है। तो कई सारे नाम है इंटरनेशनली भी या नेशनली भी किसके, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग के। इसको एक और नाम दिया गया है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, नाम से ही बता रहे हैं। इसमें होता क्या है, जो फार्मर है ना वो क्या करता है, मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड पे उसने फसल क्या की, उगाई, फसल उगाई, काम ख़त्म, मतलब कि हार्वेस्ट भी हो गई, हार्वेस्ट हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस लैंड को कुछ दिन के लिए छोड़ देगा, ऐसे ड्रॉप कर देगा ताकि नेचुरली जो है ये लैंड जो है फर्टाइल हो जाए, ठीक है। और फिर क्या करेगा, फिर वो किसी और लैंड को ढूंढेगा, इस पे वो जो है बुआई वगैरह करेगा, उसके बाद इस पे कटाई करेगा, फिर इसको छोड़ देगा। तभी इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। तभी कहते हैं शिफ्टिंग भी, क्योंकि शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखो जो फार्मर है वो क्या करता है, वो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है, प्रोड्यूस करता है सीरियल या फिर जो भी फूड क्रॉप उसको करना है वो प्रोड्यूस करेगा अपने परिवार के मुताबिक, ठीक है। और जब उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा तो फार्मर शिफ्ट हो जाएगा और करेगा कोई दूसरा, मतलब कि लैंड कल्टीवेशन के लिए, सेम कल्टीवेशन
कर सकता है, या फिर क्या पता कोई और फसल को उगाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज जो नेचर है कि वो क्या करे, जो नेचर है वो नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से जो है मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और साथ के साथ जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है इस टाइप के एग्रीकल्चर में बड़े कम होती है, बिकॉज जो फार्मर है जब वो इस लैंड को यूज़ कर रहा है तब ये लैंड खाली है, जब इस लैंड को यूज़ करेगा तब ये लैंड खाली है। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी होती है वो बड़ी ही कम होती है, और साथ के साथ फार्मर जो है ये किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी मॉडर्न इनपुट का यूज़ नहीं करता है, एकदम देसी स्टाइल में ये जो है अपनी फसल को उगाता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये क्या होता है, देखिए ये थोड़ा अलग सा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो फार्मर है जब वो फार्मिंग करता है तो इसमें इस बात का वो ध्यान रखता है कि जो उसके पास लैंड है वो उसका मैक्सिमम यूज़ करे, ठीक है। वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जो लैंड है ये इसका मैक्सिमम यूज़ करे, बिकॉज इस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको फूड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो जब उसको फूड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। तो इसमें प्रेशर होता है लैंड के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फीड करना होता है, ठीक है। और इसमें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पे बायोकेमिकल का यूज़ प्रचुर मात्रा में किया जाता है, इरिगेशन का यूज़ किया जाता है ताकि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, क्योंकि देखिए मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन और क्वालिटी भी हम लोग को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बायोकेमिकल का भी यूज़ करते हैं, इरिगेशन एवरीथिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फार्मर क्या करता है, इसमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेने की कोशिश करता है, एक पर्टिकुलर जो भी उसको लिमिटेड एरिया दिया गया है लैंड का उसमें से। और क्यों करता है, बिकॉज इसके पास इस प्रोफेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता है लाइवलीहुड का। तो वो अपना बेस्ट करता है कि जो भी उसको लैंड मिला है मैं इसमें बेस्ट करूँ और मैक्सिमम जो है वो निकालूं, बिकॉज इसके अलावा मेरे पास कोई और जो है लाइवलीहुड का स्रोत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक जो है इसका हल्का सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, बिकॉज अभी कटाई हुई, फिर से फसल लगाएंगे और कोशिश होगी कि हम लोग इसका बेस्ट करें, बेस्ट आउटपुट लें, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पे। अब एक सेकेंड, अब देखिए नाम ही बता रहा है कमर्शियल फार्मिंग, है ना, कमर्शियल पर्पस के लिए। मतलब ये जो फार्मिंग हम लोग करते हैं हमारा एक ही मुद्दा होता है, दैट इज़ हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें पैसा कमाना है इस तरह के फार्मिंग में। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस फार्मिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हम लोग मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के फार्मिंग में भी हम लोग करते हैं यूज़, बट यहाँ पे प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में जो आपका मॉडर्न इनपुट है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि जो सीड होगी वो हाई यील्डिंग वैरायटी की होगी, अच्छे वैरायटी के हम लोग जो है सीड लें, केमिकल फर्टिलाइज़र को लेंगे, इंसेक्टिसाइड लेंगे ताकि कीड़े मकोड़े ना हमारे फसल को बर्बाद करें, इंसेक्टिसाइड्स लेंगे, पेस्टिसाइड्स लेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। तो ये इसमें और उसमें डिफरेंस है, वहाँ पे प्रेशर था लैंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी तरीके से जो इनपुट दे रहे हैं वो द बेस्ट हो, ताकि हम लोग को जो आउटपुट मिले वो द बेस्ट मिले। वहाँ पे लैंड पे था, ठीक है। देखिएगा जो कमर्शियल है ये कमर्शियली काम करता है प्रॉफिट के ऊपर, वहाँ पे जो था वो लैंड एक फार्मर को मिला था और उस फार्मर के पास उस लैंड के अलावा और कोई सोर्स था ना या आजीविका का। तो ये डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे ना इस तरह के फार्मिंग में जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है वो अलग अलग होती है। क्यों, मान लीजिए कोई एक क्रॉप है, ठीक है, वो अगर इस स्टेट में
कमर्शियल है तो क्या पता वो इस स्टेट में क्या हो, इस स्टेट में कमर्शियल ना हो, वहाँ पे सब्सटेंसिव हो। तो ये आपका डिपेंड करता है रीजन टू रीजन टू रीजन, ठीक है। अब एक बात बता दूं, ये प्लांटेशन का आपने नाम सुना होगा। प्लांटेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशन है ना, वो कमर्शियल फार्मिंग का ही एग्जाम्पल है। टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब आपका कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांटेशन होती है, यहाँ पे सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक बड़े से एरिया में। आपने नाम सुना होगा टी प्लांटेशन का। तो टी फार्म्स जो होते हैं, आप देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उस बड़े बड़े एरिया में हम सिर्फ टी को ही बोते हैं और कोई क्रॉप्स को नहीं उगाते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और प्लांटेशन क्या करता है, वो लार्ज जो आपका लैंड होता है उसको कवर करता है। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं, और यहाँ पे माइग्रेंट है, जो जो लेबर्स है उनके भी यूज़ किया जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है लेबर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी चीप लेबर मिले। आप देखिए जो चाय के बागान होते हैं, टी फार्म्स होते हैं, टी गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे जो फीमेल काम करती है उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो लोग काम करते हैं। क्यों? बिकॉज इतना ज़्यादा वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है कमर्शियल फार्मिंग की। सो आई बिलीव कि आपको आज की क्लास में एग्रीकल्चर होता क्या है, क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, रबी, जायद और खरीफ, इनके बारे में पता चला होगा। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में भी आपको पता चला होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका झूमिंग वाला है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड वुड रैप अप, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी क्या करेंगे, अनकवर करेंगे। ऑन दिस नोट मैं बाय बाय बोलती हूँ। और हाँ, अन अकेडमी का जो ऑफर है इसको ध्यान में रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ऑन दिस नोट सबको कहती हूँ बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।